नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। रात 9 बजे आप देख रहे हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर। आज भी खबरें योगी के इर्द गिर्द घूमती रहीं। योगी गोरखपुर में 2 दिन रहे और शाम में लखनऊ लौट आए। दिन में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में योगी ने 2 अलग अलग रूप दिखाए। दिन में वो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में डूबे थे, तो शाम तक वो प्रशासक की भूमिका में नजर आने लगे। योगी के दोनों रूप आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले योगी के भगवान रामचंद्र जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज गोरखपुर में तुलसीदास और अकबर की एक कहानी सुनाई। उस कहानी का मर्म खुलकर समझाया योगी के मंच पर मौजूद एक दूसरे संत ने। पूरी कहानी अयोध्या में राम मंदिर के इर्द गिर्द रही, लेकिन कहानी में राम मंदिर के राजनीतिक और कानूनी पहलुओं का ठीक से जिक्र नहीं किया गया। राम मंदिर पर एबीपी न्यूज की विशेष पेशकश में पहले योगी की अकबर तुलसीदास की कहानी और फिर उस कहानी के आज और कल की पड़ताल। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। तोरण, स्तंभ और मंडप को कुछ इस तरह से सलीके से सजा कर रखा गया है कि कार्यशाला का यह हिस्सा स्तंभों पर खड़े मंडप की भांति प्रतीत होता है। पिछले 27 सालों में गुलाबी पत्थर से तैयार मंदिर के इन विभिन्न हिस्सों पर धूप, पानी और तपिश ने कुछ इस तरह का असर डाला है कि इनका रंग भी अब सांवला हो गया है। देखिए, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। उस व्यापक आस्था के प्रतीक को किसी संकीर्ण राजनीति के दायरे में कैद नहीं किया जाना चाहिए। आस्था के इस रूप के तमाम पहलू हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और इन सभी रूपों के केंद्र में है आस्था के आराध्य देव भगवान राम। भगवान राम के बाल्यकाल का भाव विभोर करने वाले इस व्याख्यान का आधार वाल्मीकि कृत रामायण है, जिसे मध्यकाल में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए जन जन तक पहुंचाया था। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और आज उन दोनों का जिक्र योगी के मंच से उठा। तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था। उन्हें लगा कि जबरन दबाऊंगा तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नवरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपह सालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए, मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की जय। आदित्यनाथ ने राजा रामचंद्र की जय जयकार के साथ जो बात गोरखपुर के मंच पर अधूरी छोड़ दी, उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया दिगंबर अखाड़ा के संत सुरेश दास ने। राम जन्मभूमि के ऊपर केवल राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। मंदिर मस्जिद के इस विवाद में आजकल सुब्रमण्यम स्वामी की एक थ्योरी सुर्खियों में छाई हुई है। मंदिर सरयू के इस पार और मस्जिद सरयू के उस पार। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद निपटारे के लिए कई सुलह के फॉर्मूले आए और कई फॉर्मूले में से एक नया फॉर्मूला अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सामने लाए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरयू नदी है, इसके झुनकी घाट के इस तरफ श्री राम जन्मभूमि है। जो 69 एकड़ ज़मीन है जो विवादित है वो हिंदुओं को दे दो, और सरयू के उस पार यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर पार जहाँ सरयू का पाट ख़त्म होता है उस पार आप मस्जिद बना लो। क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, नमाज कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। तो हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बना लेते हैं।
अब देखिए, अब ये सरयू नदी बह रही, यहाँ पर ये 69 एकड़ विवादित जमीन भूमि, यहाँ श्री रामलला विराजमान है टेंट में। इसी को लेकर झगड़ा है। निर्मोही अखाड़ा अपना दावा कर रहा है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अपना दावा कर रही है। ये जो ज़मीन, ये जो सरयू नदी बह रही है, इसके पार यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब आप ज़मीन बना लो, ये झुनकी घाट है। अब ये फार्मूला फिलहाल तो ज़मीन पर उतरता नहीं नज़र आ रहा है। और ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट में बहस करेंगे और 2018 को हमारी बहुमत में होगी राज्यसभा में और उस तक फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहां राम मंदिर बना। 2018 अभी दूर है और सुब्रमण्यम स्वामी का ये दावा भी अभी दूर की कौड़ी दिख रही है। फिलहाल तो अयोध्या विवाद से जुड़े सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर गौर फरमा रहे हैं जो उसने 21 मार्च को दिया है। राम जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आए 6 साल हो गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आप जल्द से जल्द फैसला करें। मामला काफी संवेदनशील है। इस तरह के मसलों का हल आपसी सहमति से होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, तो मध्यस्थता के लिए मैं खुद भी तैयार हूं। ये बहुत बड़ा फैसला है कि बहुत हो चुका। अब सैकड़ों साल से कितने लोग आए गए और ये मंदिर मसला अदालत में अयोध्या को बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अब तो पहल होनी चाहिए। आपसी बातचीत से सुलह नहीं हो सकती है। हम लोगों का 31 साल का तजुर्बा ये कहता है। लोकसभा में अपना बहुमत है और धीरे धीरे राज्यसभा में भी हो जाएगा। तो सोमनाथ के मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर निर्माण की घोषणा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हो जाए तो उसमें सुविधा रहेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर फिलहाल एक राय नहीं और अयोध्या विवाद फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां 6 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहुंचा था। तब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया गया था। दिल्ली में बैठे हुए और देश में बैठे हुए लोग कान खोलकर सुन लो, अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे। बीजेपी के पाले में गेंद खिसका रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया। लेकिन राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बीजेपी का रुख यूपी चुनाव के संकल्प पत्र से समझा जा सकता है। यूपी चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में राम मंदिर का जिक्र है, लेकिन 20वें पेज पर बचे खुचे मुद्दों के साथ संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि बीजेपी का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला है, जहां पर प्रस्तावित मॉडल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है और इस मॉडल को देखने के लिए भी तमाम लोग आते हैं, इसका दर्शन करते हैं। यहाँ दान पात्र में अपने अपने हिसाब से लोग दान भी करते हैं और कई लोग मंदिर निर्माण के लिए पैसा भी देते हैं, जिसकी रसीद कटती है। आप देख सकते हैं ये 2 मंजिले का स्ट्रक्चर है जो मॉडल दिखाया यहाँ पर गया है। इसी को प्रस्तावित किया गया है कि जो राम मंदिर है इसी तरीके का बनना चाहिए और इसको भी देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ होती है, इसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। आदित्यनाथ ने जब यूपी के चुनावी मंच से यह बात कही थी, उस समय वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम बनने के साथ उन्होंने अयोध्या में रामायण म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन देने का फैसला किया, जिस पर केंद्र सरकार से मिलने वाले 154 करोड़ के फंड से अयोध्या में रामायण म्यूजियम का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एहसास सीएम को भी है कि अयोध्या में मुद्दा राम म्यूजियम नहीं है, राम मंदिर है।
उम्मीद की जा रही थी कि कल अयोध्या में योगी राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते थे, लेकिन फिलहाल तो उनका अयोध्या दौरा ही रद्द हो गया। गोरखपुर से रणवीर सिंह, अयोध्या से विकास भदौरिया, उमेश पाठक, पंकज झा के साथ दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। आदित्यनाथ योगी बीजेपी के संकल्प पत्र के साथ लखनऊ पहुंचे हैं। 2 साल में योगी को संकल्प पत्र में किए गए वादों को लागू करके ऐसी जमीन तैयार करनी है ताकि 2019 में 2014 और 2017 जैसे चुनावी नतीजों को दोहराया जा सके। इसके लिए योगी खुद भी 18 से 20 घंटे मेहनत करेंगे और अफसरों से भी करवाएंगे। तो देखिए योगी का नायक वाला रूप। योगी आदित्यनाथ कभी लखनऊ के थाने पहुंच जाते हैं, कभी अस्पताल तो कभी सचिवालय। 19 मार्च को सीएम की शपथ लेने वाले योगी ने 26 मार्च तक सारे यूपी प्रशासन को जैसे नींद से जगा दिया है। पूरा सरकारी महकमा सपने देख रहा होगा कि कहीं योगी आ तो नहीं जाएंगे। योगी काम पर हैं और काम ऐसे दे रहे हैं जिसका रिजल्ट उनको 2-4 घंटे में चाहिए। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। यूपी के अफसर और कर्मचारी चादर तान कर चैन की नींद सो नहीं सकते, क्योंकि योगी यूपी की चौकीदारी के लिए 18 से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार है। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। जिनको जो काम दिया गया है वो अपना काम करें। अगर नहीं किया और अगर इसकी खबर योगी तक पहुंच गई तो काम चोरों की व्यवस्था टाइट होना तय है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्य शासन के पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा। अब यह नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर के बीजेपी दफ्तर में पहुंचे योगी आदित्यनाथ का भाषण अगर रविवार की छुट्टी मनाते हुए यूपी वालों ने सुना होगा तो समझ लीजिए कि हर किसी तक योगी की चेतावनी पहुंच गई होगी। भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी का ऐलान जंग शुरू हो चुका है। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी। यह हमारा संकल्प है। मवालियों से निपटने के लिए एंटी रोमियो दल पहले से एक्शन में है ही। गुंडों तक भी संदेश जा चुका है कि यूपी में रहना है तो सुधरना होगा या यूपी छोड़ना होगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी ने प्रचंड जीत की जिम्मेदारी को अपना लक्ष्य बना लिया है। इस जिम्मेदारी में कहीं पार्टी के लोग ही रोड़ा न बन जाए, यह आशंका मोदी को भी है और योगी को भी।
3 दिन पहले पीएम ने सांसदों को बुलाकर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फोन करने से मना किया था। आज योगी ने विधायकों को सख्त संदेश दे दिया है कि ठेकेदारी मत करना। मेरा अपील होगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें, कार्यों की मॉनिटरिंग करें। योगी आए हैं तो 5 साल के लिए, लेकिन उन्होंने पहला लक्ष्य बनाया है 2 साल का। सवाल उठेंगे कि 2 साल क्यों? अरे भाई, 2 साल बाद 2019 में मोदी को फिर से पीएम बनाने की लड़ाई लड़ी जानी है। योगी को 2019 में यज्ञ में अपनी ओर से प्रचंड जीत की आहुति देनी है और योगी को भरोसा है कि ये संभव है और वो इसे संभव करेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।